नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2016 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। दक्षिण भारत के तीनों राज्यों में मतदान पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे, जिसका नतीजा भी शानदार रहा। कहीं से भी हिंसा की कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई और कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। तीनों ही राज्यों में सुबह से ही बारिश के चलते कई जगहों पर मतदान थोड़ा धीमा रहा, लेकिन शाम होते होते मौसम सुहावना हो गया और लोग आराम से पोलिंग बूथों तक पहुंचे। हम आज आपको दिखाएंगे कि कहां किस राज्य में कितना फीसदी मतदान रहा। साथ ही बात होगी तमाम सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल नतीजे क्या समीकरण और अनुमान लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले चुनावी सुर्खियां। तमिलनाडु की 231 सीटों पर 69% मतदान। तंजावुर और अरवाकुरिची सीट पर 23 मई को डाले जाएंगे वोट। केरल की 140 सीटों पर 74% लोगों ने डाला वोट। दोनों बड़े गठबंधन यूडीएफ और एलडीएफ के जीत के दावे। पुदुचेरी में 84% मतदान। 30 सीटों पर 344 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। सबसे पहले बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु की 234 में से 232 सीटों पर आज वोटिंग पूरी हो गई। कड़ी चौकसी के बीच इन सीटों पर सुबह से ही मतदाता वोट डालने पहुंचे थे। मौसम की वजह से दोपहर तक मतदान थोड़ा धीमा रहा, लेकिन शाम 5 बजे तक राज्य में 69% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। ये तस्वीरें हैं चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरई की। तमिलनाडु में सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर ऐसी कतारें देखी गईं। उत्साह से लबरेज मतदाता बड़ी तादाद में घर से बाहर निकले और प्रदेश की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। महिला मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। हालांकि प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से हो रही बारिश के चलते मतदान प्रक्रिया धीमी रही, लेकिन कई मतदाताओं ने बारिश को मात देने के लिए छाते का सहारा लिया। बारिश थमने के बाद मतदान केंद्रों पर फिर से रौनक लौट आई। विकास और भ्रष्टाचार मतदाताओं के लिए बड़े मुद्दे रहे। I definitely feel so. That's the order of the day across the country. And I feel that once corruption can be tackled in a pragmatic way, I think these issues will diminish. I'm not very happy with any of the choices available, but I don't think it would be responsible for me to choose none of the above, so I'm going to choose the least evil choice. आम मतदाताओं के अलावा प्रदेश की जानी मानी हस्तियों ने भी वोट डाला। मुख्यमंत्री जयललिता ने चेन्नई तो करुणानिधि ने गोपालपुरम में वोट डाला। डीएमके नेता एमके स्टालिन और कनिमोझी ने दोपहर से पहले ही मतदान कर दिया। मशहूर फिल्म अभिनेता रजनीकांत भी चेन्नई में वोट डालने पहुंचे। सत्ताधारी एआईएडीएमके और डीएमके ने जीत के दावे किए। இன்னும் 2 நாட்கள் பொறுத்தால் அனைவருக்கும் மக்களுடைய தீர்ப்பு என்ன என்பது தெரியும். मदुरई, डिंडीगुल, तिरुचिरापल्ली और कडालोर समेत नागापट्टनम जिलों में बारिश दोपहर बाद भी जारी रही और इन इलाकों में बिजली कटने से मतदान प्रक्रिया बाधित रही। कुछ इलाकों में मतदान पहचान पत्र की भी मुश्किलें देखी गईं, लेकिन अब तक किसी भी बड़ी हिंसा की खबर नहीं है। चुनाव आयोग ने इस बार प्रदेश में बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की। राज्य के 66,000 से भी ज्यादा पोलिंग स्टेशनों पर मतदाताओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया। प्रदेश के कुल 3,776 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, जिनमें से 2 सीटों को छोड़कर बाकी सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। तमिलनाडु में वैसे तो मुकाबला आमने सामने डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में होता है, लेकिन इस बार तीसरा मोर्चा भी बना है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी ने अपने लिए अलग से एक छोटा सा कोण बनाया है। वैसी स्थिति में तमिलनाडु में अल्पसंख्यकों के करीब 13% वोट हैं और वे वोट अगर एक तरफा गए तो उधर का पलड़ा भारी होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ चेन्नई से अखिलेश सुमन। और प्रदेश की 2 सीटों पर वोट नहीं डाले गए। इन सीटों पर 23 मई को मतदान होगा। दरअसल तंजावुर और अरवाकुरिची सीट पर मतदाताओं को रिश्वत देने की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने यहां मतदान स्थगित करने का फैसला किया था।
लिहाजा 232 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। हालांकि जिन 2 सीटों पर मतदान स्थगित किया गया है वहां अब 23 मई को वोटिंग होगी और 24 मई को इन दोनों सीटों की वोटों की गिनती की जाएगी। और आपको बताएं कि एआईएडीएमके ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा है, जबकि डीएमके ने गठबंधन के तहत 180 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस को 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का मौका मिला, जबकि सीपीआई और सीपीएम 25-25 सीटों पर मुकाबले में हैं। वहीं बीजेपी ने 188 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और आम लोगों के साथ साथ तमिलनाडु में कई दिग्गजों ने भी अलग अलग सीटों पर अपने वोट डाले। मुख्यमंत्री जयललिता, डीएमके नेता कानिमोझी और एमके स्टालिन ने दोपहर से पहले ही मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोटिंग में हिस्सा लिया। इन दिग्गजों की वोटिंग पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। प्रदेश में सत्ताधारी एआईएडीएमके और डीएमके के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने अपनी तरफ से जीत के दावे किए। डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि भी वोट डालने पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी वोट डाला। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। मशहूर फिल्म अभिनेता रजनीकांत और कमल हसन ने भी अपना वोट डाला। और अगर स्टार उम्मीदवारों की बात करें तो तमिलनाडु में स्टार उम्मीदवारों की सूची में कई बड़े नाम शुमार हैं। आर.के. नगर से एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता, तिरुवरूर से डीएमके प्रमुख करुणानिधि, कोलाथूर से डीएमके कोषाध्यक्ष एमके स्टालिन, उलुंदुरपेट से डीएमडी के अध्यक्ष विजयकांत, कट्टुमन्ना कोयल से वीसी के नेता थोल थिरुमावलावन, कोन्नाग्राम से पीएम के नेता अंबुमणि रामदास, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तमिलिसाई सुंदरराजन और 2 बार के मुख्यमंत्री रहे एआईडीएम के नेता ओ पन्नीरसेल्वम भी शामिल हैं। आपको बताएं कि सत्ताधारी एआईडीएमके और डीएमके में सीधा मुकाबला है। एआईडीएमके ने किसी बड़े दल के साथ इस बार हाथ नहीं मिलाया, जबकि डीएमके कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं इस बार तीसरे मोर्चे के रूप में उभरा डीएमडीके पीडब्ल्यूएफ गठबंधन डीएमके और एआईएडीएमके को कड़ी टक्कर दे रहा है। विजयकांत की पार्टी डीएमडीके पीडब्ल्यूएफ की 4 पार्टियों के साथ मिलकर लड़ रही है, जिसमें सीपीआई, सीपीएम, एमडीएमके और वीसी के शामिल हैं। जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री जीके वासन की पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस भी इसी गठबंधन के साथ है। चौथी तरफ तमिलनाडु के इस चुनावी अखाड़े में इस बार बीजेपी भी अपनी जमीन तलाशने की पुरजोर कोशिश में है। बीजेपी ने कई छोटे दलों के साथ हाथ मिलाकर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और अखिलेश सुमन चेन्नई से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, एक ओवरऑल जो परसेंटेज रहा है वो ठीक ही रहा है। अगर पिछले जो वोटिंग परसेंटेज है उसके मुकाबले अगर तुलना की जाए तो किस तरह के रिएक्शन इस वक्त हैं? देखिए, पिछला वोटिंग परसेंटेज 78% था और इस बार जो 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो था 69% का। तो अभी जो 1 घंटे का समय बचा है, उस एक घंटे में चुनाव आयोग का कहना है कि यह करीब 79 के आसपास पहुंचेगा। तो आप समझे कि पिछले बार जो आंकड़ा था चुनाव का वही रहेगा मतदान प्रतिशत। पिछले बार एक और खास बात थी कि बहुत ही स्ट्रांग एंटी कंबेंसी थी डीएम के शासन के खिलाफ। इस बार उतनी स्ट्रांग इनकम्बेंसी नहीं है, शायद इसीलिए मतदान का प्रतिशत पिछली बार की तुलना में ज्यादा नहीं जा पाया है। तो एक तरह से कहें तो पिछली बार की तुलना में जो मतों का प्रतिशत है जो विभिन्न पार्टियों के बीच में, वह मतों का प्रतिशत का अंतर कम होगा। पिछली बार डीएमके के पास मात्र 23 सीटें थी और डीएमडीके के पास 29 सीटें गई थी, जबकि डीएमके बहुत ही पुरानी पार्टी है। इस बार उस तरह का असर नहीं दिखेगा। इस बार डीएमके और एआईडीएमके में जो भी आगे रहेगा वो चुनाव 19 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन जो भी आगे रहेगा उसमें अंतर कम होगा। और डीएमके डीके जो एक बीच में उन लोगों ने वाईके के साथ जो पीडब्ल्यूएफ फ्रंट बनाया है, जनता में उसके बारे में भी थोड़ी बहुत सहानुभूति है। जनता को उसमें कुछ नयापन लग रहा है और वो लोग दरअसल इस बार के लिए नहीं बल्कि अगली बार के लिए एक तरीके से मोर्चा बनाने की कोशिशों में हैं, ताकि अगली बार उनका दावा बहुत ही पुख्ता हो जाए। तो एक तरह से कहें कि ये त्रिकोणीय जो मुकाबला है, उस मुकाबले में बीजेपी बीच में से अपने लिए कुछ स्थान बनाने की कोशिश में है। अब यह देखना बहुत ही रोचक होगा कि बीजेपी को कितने मतों का प्रतिशत मिल पाता है इस बार, क्योंकि प्रचार के मामले में बीजेपी ने किसी भी पार्टी से अपने आप को पीछे नहीं रखा है। लेकिन सवाल जहां जनता
जब ध्रुवीकरण होता है मतों का, तो उस ध्रुवीकरण में कई बार जो कई दल होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं और अंत में मतदाता जब मतदान केंद्र पर जाता है तो उस समय अंतिम निर्णय लेता है। तो तमिलनाडु में इस तरह की स्थिति दिखती है। शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और पोलिंग परसेंटेज की हम बात कर रहे थे। उप मुख्य चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा का क्या कहना है इस बारे में, आइए सुनते हैं। As per our information, the polling percentage on 5 p.m. it is 69.19%. अब केरल की बात करते हैं। केरल में भी सुबह से ही मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह दिखा। राज्य में 140 सीटों पर 6 बजे तक 74% मतदान दर्ज किया गया है और मतदान को लेकर आम लोगों से लेकर खास लोगों में भी उत्साह दिखा। राज्य में बीजेपी की आमद के बीच यूडीएफ और एलडीएफ में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। केरल के जागरूक मतदाता सुबह से ही कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। क्या महिलाएं, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, हर कोई अपने हक और अपने मुद्दों पर पूरी जागरूकता के साथ वोट डालता नजर आया। I think all the different streams of political formations in Kerala, they've highlighted three. One is corruption and crime, and then also secularism. Maybe the insecurities that people face in the society may be the main cause. What we think about the elections. आम लोगों के जहन में बुनियादी मसलों से लेकर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। दूसरी ओर तमाम सियासी दल हैं जिनकी जुबान पर अपनी अपनी जीत के दावे हैं। मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने एक बार फिर से यूडीएफ की सरकार बनने का दावा किया। This time we will win the election. We will change the general trend. Last 5 years, the people voted for UDF in all the elections. 3 by-elections to the state assembly and a general election to the parliament. So this time also they will definitely vote for UDF. दूसरी ओर एलडीएफ नेताओं का दावा है कि राज्य की जनता वाम दलों पर एक बार फिर से भरोसा जताकर एलडीएफ उम्मीदवारों को बहुमत के साथ विधानसभा भेजेगी। Last phase of the election campaign, this has become more visible and prominent. Many people who belong to the UDF camp, they abandoned their wrong political position and joined with the Left Democratic. राज्य में बीजेपी भी इस बार जनाधार बढ़ने और त्रिकोणीय टक्कर देने का दावा कर रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि वो लोगों का भरोसा जरूर जीतेगी। NDA has now become strong to defeat LDF and UDF in Kerala. Now it has become emerged as a people's movement, so it has gotten much solid vote base in Kerala. It has proved for the last so many days. राज्य में यूं तो एलडीएफ और यूडीएफ गठबंधनों की बारी बारी से सरकारें आती रही हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की आमद से मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। यही वजह है कि सबकी निगाहें अब 19 मई के नतीजों पर टिक गई हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और अब आपको दिखाते हैं कि आम लोगों के साथ ही कैसे राज्य के तमाम बड़े नेता और हस्तियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राज्य के राज्यपाल पी सदाशिवम ने तिरुवनंतपुरम के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला, तो वहीं मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कोट्टियम सीट से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और इसके अलावा कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी तिरुवनंतपुरम सीट से अपना वोट डाला। सीपीआई के पोलित ब्यूरो सदस्य और एलडीएफ के बड़े नेता एमए बेबी ने भी तिरुवनंतपुरम सीट पर अपना वोट डाला, जबकि कांग्रेस नेता एके एंटनी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल तिरुवनंतपुरम के ही एक मतदान केंद्र पर किया। और इसी तरह कन्नूर सीट पर एलडीएफ के बड़े नेता पी विजयन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। क्रिकेटर और अब तिरुवनंतपुरम से बीजेपी उम्मीदवार एस श्रीसंत ने भी अपना वोट डाला, जबकि बीजेपी नेता ओ राजगोपालाचारी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। केरल में अगर स्टार उम्मीदवारों की बात करें तो उसमें मुख्यमंत्री ओमान चांडी, गृहमंत्री रमेश चेन्निताला, सीपीएम नेता अच्युतानंदन, पिनाराई विजयन, पीके कुन्हालिकुट्टी, राज्य के पूर्व वित्त मंत्री केएम मनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कुम्मानाम राजशेखरन, पूर्व केंद्रीय मंत्री ओ राजगोपाल और क्रिकेटर श्रीसंत भी शामिल हैं।
आपको ये भी बताएं कि केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले सत्ताधारी यूडीएफ और सीपीएम नेतृत्व वाले एलडीएफ के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि अब तक खाता न खोल सकी बीजेपी भी केरल में इस बार पूरी कोशिश में जुटी हुई है। और विशाल दैया हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं तिरुवनंतपुरम से। विशाल, कैसा रहा मतदान? शांतिपूर्ण रहा? कहीं से कोई अप्रिय घटना तो नहीं मिली? जी बिल्कुल नहीं, मतदान ज़्यादातर शांतिपूर्ण रहा है केरल में और जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। मतकर्मी जो हैं वो अलग अलग जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ से ईवीएम्स को सील कर जो एक सेंटर बनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जहाँ ईवीएम्स रखी जाती हैं, जिसे स्ट्रांग रूम कहा जाता है, उस तरफ वहाँ रवाना हो चुके हैं। स्ट्रांग रूम से फिर ईवीएम्स को लगभग अगले 48 घंटे यानी कि 2 दिनों तक वहीं रखा जाएगा और उसके बाद 19 तारीख को जब गिनती करनी होगी वोटों की तब उन ईवीएम्स को खोला जाएगा। जहाँ तक मत प्रतिशत की बात है दीपक, तो 74% का जो आंकड़ा सामने आया है वो 6 बजे तक का है। हालांकि इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है क्योंकि 6 बजे के बाद भी कई सारे पोलिंग बूथ्स ऐसे थे जहां पर मतदान करने के लिए अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कुछ मतदाता मौजूद थे और कुछ सारे आंकड़े ऐसे भी थे जो कि इलेक्शन कमीशन का जो मुख्यालय है यहाँ तिरुवनंतपुरम में उसके पास नहीं पहुंचे थे। तो वो सब आंकड़े जब आ जाएंगे तो उसके बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जब फाइनल फिगर जब आती है यानी कि आखिरी आंकड़ा जब आता है तो उसमें लगभग 1 से 1.5% के आसपास की बढ़ोतरी होती है। यानी कि जो 2011 का 75% का आंकड़ा था लगभग उसी के आसपास ये आंकड़ा रहने की उम्मीद है। लगभग उतने ही मतदाता इस चुनाव में भी सामने निकल कर आए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और राजनीतिक स्थिति की जिस तरह से आप व्याख्या कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह का नज़ारा यहाँ ग्राउंड सिचुएशन ग्राउंड जीरो पर हमें देखने को मिला। यूडीएफ और एलडीएफ जो 2 बड़े गठबंधन हैं और ख़ासतौर पे जब केरल की बात की जाए तो इसे बाइपोलर यानी कि एक इन दोनों गठबंधनों के बीच एक कड़ा मुकाबला माना जाता है, लेकिन इस बार इस मुकाबले को त्रिकोणीय माना जा रहा है। बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन चुनाव मैदान में उतरा है वो भी इस बार एक बड़ी ताकत के रूप में माना जाता है, लेकिन सवालिया निशान उस गठबंधन पर यह है कि अभी तक ना बीजेपी को ही और ना ही उसके किसी सहयोगी दल को केरल में किसी भी सीट पर विधानसभा सीट पर जीत हासिल हुई है आज तक। तो उनकी जरूर कोशिश रहेगी और दावे जिस तरह के आ रहे हैं यूडीएफ और एलडीएफ की तरफ से चुनाव में विजय पाने के, उसी तरह के दावे बीजेपी और उसका जो सहयोगी दल है बीजेडीएस उसकी तरफ से भी आ रहे हैं कि वो ना केवल अपना खाता खोलेंगे बल्कि एक बड़ी फोर्स के तौर पर उभरेंगे केरल में। हालांकि वो खाता खोलते हैं या नहीं ये तो 19 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अगर जो वोटों का जो जिस तरह से कहा जाए बंटवारा होना है यूडीएफ और एलडीएफ में, अगर उसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दल एक अच्छे खासे मत प्रतिशत को अपने हिस्से में कर पाए तो वो किसके लिए नुकसानदेह साबित होगा वो 19 तारीख को सामने आ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी। और केरल की 140 सीटों पर कुल 1203 उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें से 109 महिला उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर पार्टियों की बात करें तो सबसे ज्यादा 98 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने 87, सीपीएम 85, बीएसपी 74, सीपीआई 25, मुस्लिम लीग 23, केसीएम 15 सीटों पर मैदान में है, जबकि इस बार 782 निर्दलीय उम्मीदवार भी मुकाबले को रोमांचक बना रहे हैं। और अब बात करते हैं पुदुचेरी की। और तमिलनाडु से सटे पुदुचेरी में भी आज भारी मतदान हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश की सभी 30 सीटों पर 83.78% वोटिंग हुई है। बारिश के बावजूद मतदाता भारी तादाद में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे थे। इनमें युवाओं के साथ बुजुर्ग और महिलाएं भी थीं। पुदुचेरी में इस बार 344 उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें 96 निर्दलीय हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला सत्ताधारी एनआर कांग्रेस और कांग्रेस टीएमके गठबंधन के बीच में है। एआईएडीएमके और बीजेपी ने भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पर्याप्त तादाद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की थी। नतीजों का ऐलान यहाँ 19 मई को ही होगा। और पुदुचेरी से रविंद्र सिंह शोराण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, यहाँ पर भी बम्पर मतदान हुआ है, लेकिन जैसा कि अनुमान जताया जा रहा है कि शायद 90% से ऊपर हो जाए, वैसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अच्छी खासी तादाद वोटिंग की। जी दीपक,
है, लेकिन अभी जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उसके हिसाब से जो 84.07% का आंकड़ा अभी तक छू गया है, लेकिन अंतिम नतीजे नहीं है ये, क्योंकि जो हालांकि विधानसभा पुडुचेरी की बहुत छोटी है, लेकिन इसका जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं वो बहुत बड़ी हैं। यहाँ से करीब 700-800 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है इसका एक एक एनक्लेव, और वहाँ से अभी अंतिम नतीजे आने बाकी हैं, जिसके बाद इन सबको कैलकुलेट करने के बाद चुनाव आयोग अंतिम जो है सूची तैयार करके कुछ अंतिम आंकड़ा पेश कर पाने की स्थिति में होगा। लेकिन अभी तक के जानकारी के अनुसार 84% मतदान से ज़्यादा मतदान जो है फिलहाल हो चुका है। हालांकि एक बारिश बड़ा मुद्दा यहाँ पे रहा, सवेरे से लेकर लगातार बारिश बहुत तेजी से आती रही, उसके लिए पुख्ता इंतजाम हालांकि किए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन बावजूद उसके जो जिनकी थोड़े से उम्र दराज थे या कहीं बाहर से आने वाले जो मतदाता थे, शायद वो कहीं डिस्करेज हो गए होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी चुनाव आयोग के 84% थे, मौसम ऐसा हुआ, उसके बावजूद भी आंकड़ा जो है उत्साहवर्धक तो है, लेकिन इसमें नेचुरली कि पिछली बार जो है वो 85 से अधिक प्रतिशत जो है 2011 में मतदान हुआ था। चुनाव आयोग को उम्मीद थी कि उससे कुछ बेहतर शायद इस बार मतदान देखने को मिल सकता है, लेकिन मौसम एक बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अंतिम आंकड़े के अभी तक इंतजार रहेगा। मूल मुद्दा जो है यहाँ पे चुनाव जो है सत्तारूढ़ AINRC कांग्रेस जो है एन रंगास्वामी जी मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस जो है वो DMK के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव मैदान में उतर रही है। और आखिरी के कुछ दिनों में जिस तरीके से यहाँ प्रोहिबिशन का एक मामला उठा था, जिसको कि सत्तारूढ़ रंगास्वामी सरकार और विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इनप्रैक्टिकल बोल दिया था, लेकिन हालांकि जो एक रेनबो कॉम्बिनेशन जिसको माना जा रहा है DMDA के नेतृत्व में जो तमिलनाडु में है, वो यहाँ भी चुनाव लड़ रहा है, और उसके अलावा बीजेपी उन लोगों की राय इसके बारे में थोड़ी सी अलग थी। तो ऐसी स्थिति में जो महिला मतदाता है इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात एग्जिट पोल की करेंगे। 5 राज्यों में मतदान खत्म हो चुका है और इसके साथ ही एग्जिट पोल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एग्जिट पोल के मुताबिक असम में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। तो तमाम जो चैनल्स हैं अगर उनके बारीकी से अध्ययन करें तो ABP न्यूज़ के मुताबिक असम में बीजेपी और सहयोगी पार्टियों को 81, कांग्रेस को 33, UDF को 10 और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। ये ABP का सर्वे था, जबकि इंडिया टुडे एक्सेस के अनुसार बीजेपी को 79 से 93, कांग्रेस को 26 से 33, UDF को 6 से 10 और अन्य को 1 से 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल के मुताबिक TMC फिर से सत्ता में आ सकती है। टाइम्स नाउ सी वोटर का अनुमान है कि TMC को 167, वाम दलों को 75, कांग्रेस को 45, बीजेपी को 4 और अन्य पार्टियों को 3 सीटें मिलेंगी। ये टाइम्स नाउ सी वोटर एग्जिट पोल है। और इंडिया टुडे एक्सेस के मुताबिक TMC को 233 में से 253, वाम और कांग्रेस गठबंधन को 38 से 51, बीजेपी को 1 से 5 और अन्य पार्टियों को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। और ABP आनंद एग्जिट पोल के मुताबिक TMC को 178, वाम और कांग्रेस को 110, बीजेपी को 1 और अन्य पार्टियों को 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ अगर केरल की बात करें तो यहाँ वाम मोर्चे की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल के अनुसार LDF को 88 से 101 सीटें, UDF को 38 से 48 सीटें, बीजेपी को 0 से 3 और अन्य को 1 से 4 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी की अगर बात करें तो उसके मुताबिक केरल में LDF को 78, UDF को 58, बीजेपी को 2 और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु में भी इस बार बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर एग्जिट पोल्स की माने तो न्यूज नेशन के मुताबिक DMK कांग्रेस को 114 से 118 मिल सकती हैं सीटें, AIADMK को 95 से 99, बीजेपी को 0 से 4 और अन्य को 23 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया टुडे एक्सेस के मुताबिक DMK कांग्रेस को 124 से 140, AIADMK को 84 से 101, बीजेपी को 0 से 3 और अन्य को 4 से 8 सीटें मिलने के आसार हैं। और एग्जिट पोल के बाद बीजेपी ने असम में सरकार बनाने के लिए UDF के साथ किसी भी तरह के गठबंधन को खारिज कर दिया है। यह अभी कुछ देर पहले एक खबर है। बीजेपी का दावा है कि वो प्रदेश में अपने बलबूते ही सरकार बनाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।